प्यारे बच्चों, नमस्कार। करियर जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, हमने अपने पिछली क्लास में चर्चा की थी कारक की, और हमने बताया था कि हम अपने अगली क्लास में समास की चर्चा करेंगे, और ये भी बताया था कि समास को पढ़ने के लिए हमें कारक पढ़ना आवश्यक होता है। तो पिछली क्लास में हमने कारकों का अध्ययन कर लिया है, और कारक में हमने बताया था कि आप तैयार करके आइएगा विभक्तियाँ या परसर्ग, जो हमारे कारक की जो विभक्तियाँ होती हैं और परसर्ग होते हैं, हमने कहा था उसको आप तैयार करके आइएगा। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं समास की। आज हम चर्चा करेंगे समास की। बच्चों, समास जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। सम प्लस आस। सम प्लस आस से मिलकर बना है, जिसमें सम का अर्थ है अच्छी तरह से, अच्छी तरह से, या सम का मतलब समान भी होता है, और आस का जो मतलब है, जो आस का मतलब है वो होता है मिलना, या कह सकते मिलना या परस्पर मिलना। अब देखिए, सम का अर्थ हो गया आपका अच्छी तरह से, और आस का मतलब हो गया मिलना। अगर परिभाषा देखी जाए तो आप बता सकते हैं, जब दो या दो से अधिक पद आपस में मिलते हैं, या हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पद आपस में मिले और उनसे जो शब्दों का एक सार्थक समूह बन जाए, शब्दों का क्या बन जाए, एक सार्थक समूह बन जाए, तो वह क्या कहलाता है, समास कहलाता है। और समास का शाब्दिक अर्थ, कभी भी आपसे पूछे कि समास का शाब्दिक अर्थ, तो आप बताएंगे समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। क्या होता है बच्चे, संक्षेप होता है, या आप कह सकते हैं संक्षिप्तीकरण, या आप कहेंगे संक्षिप्तीकरण। देखिए, संक्षेप का कहने का मतलब, जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलते हैं और सभी शब्दों का एक सार्थक समूह बनता है, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके समास कहलाते। क्या कहलाएंगे, समास। और कभी अगर आपसे पूछे कि समास का विलोम, अगर आपसे पूछे कि समास का विलोम क्या होता है, तो आप बताएंगे समास का विलोम व्यास होता है। समास का विलोम क्या होता है, व्यास। अब देखिए, तो कल हमने थोड़ा चर्चा की थी, तो आज कभी कभी पूछ लेता है आपसे कि जो समास का जो स्वरूप है उसका मतलब क्या होता है, तो मतलब क्या होगा, संक्षेप होगा। लेकिन समास को पढ़ने के लिए हमें प्रमुख 3 बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। सबसे पहली बात है, आपको ज्ञान होना चाहिए संज्ञा का, आपको ज्ञान होना चाहिए विशेषण का, और आपको ज्ञान होना चाहिए अव्यय का। यहाँ से इन तीनों का ज्ञान होना चाहिए, और आपको ज्ञान होना चाहिए समस्त पद का, समस्त पद का, या इसे आप सामासिक पद भी कहते हैं। क्या कहेंगे, सामासिक पद। इसको भी आपको जानना है, और यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि समास विग्रह क्या होता है। इन सब चीज़ों को आपको जानना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि समस्त पद क्या होते हैं और समास
सामासिक पद क्या होते हैं। देखिएगा, जो समास के नियमों से जो निर्मित शब्द होते हैं, जो समास के नियमों से बने या निर्मित शब्द होते हैं, उन्हें हम समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। कह सकते हैं आप कि समास के नियमों से निर्मित शब्द, समास के नियमों से निर्मित शब्द क्या कहलाएंगे, समस्त पद या सामासिक पद कहलाएंगे। लेकिन जब समास विग्रह का जो स्वरूप होगा तो हम कह सकते हैं कि सामासिक पद को, भाई समास होगा, संक्षेप शब्दों का संग्रह होगा, लेकिन जब समास विग्रह होगा तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि सामासिक पद को अलग करने की प्रक्रिया, सामासिक पद को अलग करने की प्रक्रिया। कभी पूछेगा तो आप बताइएगा कि समास विग्रह किसे कहेंगे, तो सामासिक पद या समस्त पद को अलग करने की प्रक्रिया वो क्या कहलाती, आपकी समास विग्रह। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि संधि और समास में क्या अंतर है, संधि और समास में क्या अंतर है। तो बच्चे जब आपसे पूछा जाए तो आप कहिएगा कि संधि में वर्णों का मेल होता है, संधि में किसका मेल होता है, वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में पदों का मेल होता है। समास में किसका मेल होता है, पदों का मेल होता है। तो ये आपका है संधि और समास में अंतर। अब चलिए देखिए कि समस्त पद कैसे पहचानेंगे और सामासिक पद समास विग्रह कैसे पहचानेंगे। तो मान लेते हैं हमने एक तरफ लिख दिया आपका समस्त पद, एक तरफ हमने लिखा समस्त पद और दूसरी तरफ हमने लिखा समास विग्रह, दूसरी तरफ आपका है समास विग्रह। तो कोई भी शब्द ले लीजिए, जैसे हमने समस्त पद में ले लिया, मान लेते हैं प्रतिदिन, प्रतिदिन, चाहे आप समस्त पद कहिएगा चाहे सामासिक पद कहिएगा। अब प्रतिदिन तो ये क्या है, शब्दों का संग्रह है, दो शब्द या दो पद आपस में मिले हुए हैं, लेकिन इसे तोड़ना है हमको, यहाँ पर इसे अलग करना है सामासिक पद को। तो इसका समास विग्रह आपका हो जाएगा दिन दिन। क्या हो जाएगा, दिन दिन हो जाएगा। अब देखिएगा एक शब्द सामासिक पद है निर्जन है, क्या है, निर्जन है। अब निर्जन देखा जाए तो वैसे नहीं उपसर्ग लगा हुआ, इसलिए इसका नकारात्मक उद्देश्य होगा। तो इसका जो समास विग्रह होगा वह होगा जनों का अभाव, जनों का क्या होगा, अभाव होगा, जनों का अभाव होगा। ऐसे मान लेते हैं एक एग्जाम्पल और है, कभी कभी पूछ ले आपसे कि यथाशक्ति, अगर यथाशक्ति पूछ ले तो आप बताइएगा इसका समास विग्रह कि वो होगा आपका शक्ति के अनुसार। किसके अनुसार, शक्ति के अनुसार। तो देखिए ये आपके क्या है, समस्त पद हैं, सामासिक पद हैं, जबकि ये आपके क्या है, दिन दिन, जनों का अभाव, शक्ति के अनुसार, ये आपके क्या है, समास विग्रह। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर पूछा जाए कि समस्त पद क्या होते हैं तो समास के नियमों से जो निर्मित शब्द बनेंगे वो समस्त पद या सामासिक पद कहलाएंगे, लेकिन समास विग्रह जो होगा इन्हीं सामासिक पदों को क्या होगा, अलग करने की जो प्रक्रिया होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, समास विग्रह। चलिए थोड़ा हम चर्चा करते हैं संज्ञा की और विशेषण की और अव्यय की, क्योंकि अगर आपको समास पढ़ना है तो संज्ञा को भी जानना जरूरी है, विशेषण को और अव्यय में। ठीक, इसका अलग टॉपिक है, एक चैप्टर इसका अलग है, संज्ञा से अव्यय तक, उसमें हम आपको बाकायदा पढ़ाएंगे कि संज्ञा, विशेषण और आपके अव्यय क्रिया ये क्या होते हैं। लेकिन यहाँ छोटी छोटी बातों को जान लीजिए थोड़ा। देखिए जैसे संज्ञा तो आप कह सकते हैं कि पृथ्वी पर उपस्थित जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, ये सब क्या है, आपके संज्ञा है।
क्योंकि सबका अपना अपना क्या है, अलग नाम है। तो कुछ ना भाव है, कहीं पर उनकी जाति है, तो वो सब क्या होंगे, संज्ञा हो जाएंगे। पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी वस्तुएं हैं सबका अपना अलग अलग क्या है, नाम। वो सब किसके अंतर्गत, संज्ञा के अंतर्गत। जैसे देखा जाए तो ये आपकी क्या है, कलम संज्ञा है, घड़ी क्या है, संज्ञा है, मानव क्या है, संज्ञा है, मोहन क्या है, संज्ञा है। ये सब चीजें क्या हैं, आपकी संज्ञा है। अब देखिए विशेषण का जो स्वरूप होता है, विशेषण का मतलब होता है विशेषता। विशेषण का मतलब क्या होता है, विशेषता। तो जो संज्ञा की विशेषता बतला दे और विशेषण की संज्ञा की विशेषता बतला दे, सर्वनाम की विशेषता बतला दे, वो आपके क्या कहलाएंगे, विशेषण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, विशेषण। जैसे मोहन, हमने एक संज्ञा ले लिया, अब कहा गया कि मोहन अच्छा है, मोहन अच्छा लड़का है, तो भैया क्या होगा कि जो मोहन की विशेषता क्या है, अच्छा है, तो विशेषण क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ठीक। बच्चा चतुर है, बच्चा क्या है, चतुर है, तो वो क्या है, चतुर होना उसकी क्या है, विशेषता है। ऐसे देखिए, लेकिन यहाँ जो विशेषण का स्वरूप है, आपको दो स्वरूप मिलते हैं। कभी कभी पूछा आता है यहाँ से प्रविशेषण और विशेष से भी पूछा आता है। जब आप विशेषण पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा जान लीजिए कि आपके प्रविशेष क्या होते हैं, प्रविशेष या प्रविशेषण, और दूसरा आपका होता है विशेष। विशेष ये जानिएगा, जो प्रविशेषण होते हैं, जो प्रविशेषण होते हैं वो आपके क्या है, विशेषण की विशेषता बतलाते हैं। किसकी विशेषता बतलाते हैं, विशेषण की विशेषता। अब देखिएगा, विशेषण की विशेषता अगर बतलाएंगे, जैसे मान लेते हैं अच्छा लड़का है, मोहन अच्छा लड़का है, लेकिन बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है, बहुत अच्छा है। तो बताइए विशेषण की विशेषता बतला दी गई कि नहीं। ठीक। अब देखिएगा, जैसे अगर कहा जाए कि घोड़ा, घोड़ा बहुत क्या तेज दौड़ता है, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तो तेज क्रिया विशेषण का स्वरूप हो जाएगा, यानी विशेषण का स्वरूप होगा, लेकिन तेज है, लेकिन बहुत है। ऐसे आपका एग्जाम्पल होगा, जैसे क्या अधिक, क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ऐसे आपका हो जाएगा थोड़ा, क्या है, थोड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि भैया श्याम थोड़ा खाता है, तो थोड़ा खाना भी उसकी क्या है, विशेषता। लेकिन ये विशेषण की विशेषता है, ये क्या है, विशेषण की विशेषता। तो जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं वही आपके क्या कहलाएंगे, विशेष कहलाएंगे, सॉरी प्रविशेष कहलाएंगे। लेकिन जब विशेष की बात करेगा, क्या करेगा, विशेष की अगर बात करता है तो आप कह दीजिए जिसकी विशेषता बताई जाए। आप जान सकते हैं कि जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए। जैसे अब मोहन बहुत अच्छा लड़का है, तो विशेषता किसकी बताई जा रही है, मोहन की। किसकी, मोहन की। तो मोहन यहाँ विशेष हो गया, यानी जो संज्ञा शब्द होंगे या जो सर्वनाम शब्द होंगे वो सब किसके अंतर्गत रखे जाएंगे, विशेष के। कोई भी अगर संज्ञा शब्द है या कोई भी अगर सर्वनाम शब्द है, कोई भी अगर संज्ञा शब्द है या कोई अगर सर्वनाम शब्द है, तो सब किसके अंतर्गत आएंगे, किसके अंतर्गत आएंगे, विशेष के अंतर्गत आएंगे। तो इतनी चीजों को आपको यहाँ पर जानना था, संज्ञा, विशेषण और किसको, अव्यय को। तो अब देखिएगा अव्यय का जो स्वरूप यहाँ है, हम इसे जनरली बता देते हैं, आपको पढ़ाएंगे तो विस्तृत पढ़ाएंगे। अव्यय का मतलब होता है नाव्यय। अव्यय का मतलब क्या होता है, नाव्यय। तो व्यय का मतलब खर्च होता है, ना का मतलब नहीं। यानी क्या, जिस पर कारक वचन और लिंग का कोई प्रभाव ना पड़े, कारक वचन और क्या, लिंग का कोई प्रभाव ना पड़े, का कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक। देखिएगा अव्यय वह शब्द होते हैं जिस पर कारक वचन और लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे हमने बताया था, अभी बताया, जैसे बहुत ही ले लेते हैं, ये भी क्या है, एक अव्यय है। क्या है, अव्यय है। चाहे मोहन तेज दौड़ता है, चाहे राधा तेज दौड़ती है, चाहे वह तेज दौड़ते हैं, तो बहुत पे कोई प्रभाव
पड़ने वाला नहीं है। ठीक, तो ऐसे अधिक, चाहे मोहन अधिक खाता है, चाहे सीता अधिक खाती है, चाहे वह अधिक खाते हैं, अधिक शब्द पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अव्यय ऐसे शब्द हो जाएंगे जिस पर कारक वचन लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वे क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। इनकी चर्चा जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको विस्तृत पढ़ाएंगे। तो ये आपके संज्ञा विशेषण अव्यय हो गए, ये आपके समस्त पद या सामासिक पद हो गए, और ये आपका क्या हो गया? समास विग्रह। इतने चीजों को आपको जानना बहुत आवश्यक है। चलिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला स्वरूप, चलिए आप जान गए समस्त पद, आपको पता चल गया सामासिक पद, और आपको समास विग्रह पता चल गया, और समास का शाब्दिक अर्थ पता चल गया। यानी समास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? संक्षेप। समास का विलोम क्या होगा? व्यास। चलिए चर्चा करते हैं। समास के भेद एवं प्रकार। समास के भेद एवं प्रकार। अब देखिएगा, समास के भेद एवं प्रकार, हमने दो चीजें लिखा, भेद भी लिख दिया है और प्रकार भी लिखा। लेकिन इससे पहले हम चर्चा करते हैं कि समास में मुख्यतः दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं। तो जो सबसे पहला पद होता है वो हमारा पूर्व पद होता है। ठीक, एक पद पूर्व पद होता है, और जो दूसरा पद होगा उसे हम उत्तर पद या अंतिम पद कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उत्तर पद और अंतिम पद। अब देखिए, दो पद होंगे, लेकिन समास में सबसे प्रमुख विशेषता यह होती है कि दोनों पद एक ही भाषा के होने चाहिए। अगर आपसे समास पूछता है तो आप ये भी पहचान के लिए देख सकते हैं कि इसमें समास होगा कि नहीं होगा। यानी दोनों पद एक ही भाषा के होने चाहिए। अगर पहचान है, पहचान अगर बताना है, या आप अगर नोट लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। देखिए, आप लिख सकते हैं समास की प्रमुख विशेषता, समास की प्रमुख विशेषता यह होती है कि समास की प्रमुख विशेषता यह होती है कि दोनों पद एक ही भाषा के होने चाहिए। दोनों पद एक ही भाषा के होने चाहिए। अगर दोनों अलग अलग निर्मित भाषाओं से हैं तो उसमें समास नहीं होगा। जैसे हमने कह दिया, जैसे हमने लिखा नर और नारी। क्या लिखा? नर नारी। या हमने लिख दिया गुण दोष। तो ये दोनों एक ही भाषा के, ये क्या है? दोनों एक ही भाषा के हैं, यानी इसमें समास हो सकता है। इसलिए इसको हमने क्या लिख दिया? शुद्ध। क्या लिख दिया? शुद्ध। लेकिन कभी भी बात करें तो आप राम और रहीम, अगर कहीं पर आपसे राम और रहीम की बात करता है तो राम क्या है? अलग भाषा का शब्द, हिंदी भाषा का शब्द है, और जो रहीम है वो क्या है? उर्दू भाषा का शब्द है। इसलिए यहाँ पर राम रहीम में समास नहीं होगा, इसलिए इसे हम क्या लिख दिए हैं? अशुद्ध। क्या लिख दिए? अशुद्ध। तो सबसे प्रमुख विशेषता यही है कि दोनों पद क्या? एक ही भाषा के होने चाहिए, तभी आप समास ज्ञात कर सकते हैं। तो नर नारी गुण दोष ये आपके शुद्ध है, इसमें समास ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन राम रहीम में समास ज्ञात नहीं किया जा सकता। जैसे एक शब्द और है, जैसे अजायब घर। जैसे क्या है?
अजायब घर, कभी पूछा जाए आपसे अजायब, अजायब घर, तो देखिएगा अजायब दूसरी भाषा का शब्द है और घर क्या है, दूसरी भाषा का शब्द है, इसलिए इसमें भी समास नहीं ज्ञात किया जा सकता, इसलिए क्या है आपका अशुद्ध। तो चलिए हम चर्चा करते हैं इन्हीं पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद या प्रकार की चर्चा करते हैं। कभी क्वेश्चन अगर पूछे कि पदों की प्रधानता के आधार पर, यहां से अगर क्वेश्चन पूछे कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के मुख्यतः कितने प्रकार, 4 प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। कभी पूछे कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने प्रकार होते हैं या कितने भेद होते हैं, तो कितने होते हैं, 4 होते हैं। देखिए सबसे पहला जो स्वरूप है वो है पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान। दूसरा जो होगा उसमें आप कह सकते हैं दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान। तीसरा जो स्वरूप होगा वो आपका उत्तर पद या अंतिम पद प्रधान। अगला चौथा स्वरूप होगा, आप लिख सकते हैं अन्य पद प्रधान, या कभी भी आपसे पूछे तीसरा पद प्रधान, तीसरा पद प्रधान। देखिए जब कभी भी आपसे पूर्व पद प्रधान पूछेगा तो आपको बताना है अव्ययी भाव समास। क्या बताएंगे, अव्ययी भाव समास बताएंगे। और जब दोनों पद प्रधान पूछेगा तो आप बताएंगे द्वंद्व समास। क्यों, क्योंकि गांव में दो प्रधान रहेंगे तभी तो द्वंद्व होगा, तो वही दोनों पद प्रधान होंगे तो क्या होगा आपका द्वंद्व समास। लेकिन अंतिम पद जब पूछेगा तो आप बताएंगे तत्पुरुष समास। क्या बताएंगे, तत्पुरुष समास। और जब अन्य पद पूछेगा तो आप बताएंगे बहुब्रीहि समास। कौन सा समास बताएंगे, बहुब्रीहि समास। ये आपके होते हैं जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, तो पदों की प्रधानता के आधार पर आपके मुख्यतः समास कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। पूर्व पद प्रधान कभी पूछे तो अव्ययी भाव समास, दोनों पद प्रधान पूछे तो आप बताएंगे क्या, द्वंद्व समास। और जब पूछे अंतिम पद या उत्तर पद प्रधान तो आप क्या बताएंगे, तत्पुरुष समास। और जब कभी भी पूछेगा अन्य पद प्रधान या कोई पद प्रधान नहीं तो वहां पर कौन सा आपका होगा, बहुब्रीहि समास। तो ये आपका पदों की प्रधानता के आधार पर समास का स्वरूप हुआ। चलिए अब चर्चा हम करते हैं। देखिए परंपरागत तौर पर अगर देखा जाए, परंपरागत तौर पर तो समास के मुख्यतः 6 स्वरूप होते हैं। कितने स्वरूप होते हैं, 6 स्वरूप होते हैं। और इन्हीं समास के स्वरूपों का आज हम क्या करेंगे, विभाजन करेंगे। तो उसके लिए आज हम एक चार्ट के माध्यम से आपको बताएंगे कि आपका जो स्वरूप है, समास का जो स्वरूप है वो किस तरह से विस्तृत है। और इन समासों के कुछ उपभेद भी होते हैं जिनकी चर्चा हम इसी चार्ट में कर लेते हैं। तो चलिए हम चर्चा करते हैं समास परंपरागत तौर पर समास के स्वरूप की। चलिए स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए। चलिए
देखिए, परंपरागत तौर पर हमने कहा समास के कितने स्वरूप होते हैं? 6 स्वरूप होते हैं। वैसे जब भी आपसे पूछेगा भेद तो आपको बताना है कि 4 भेद ही मुख्य। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। चलिए, सबसे पहला जो आपका समास होता है वो होता है अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। दूसरा जो समास होगा यहां से हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। और जो तीसरा स्वरूप होगा वो आपका होगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। और जो अगला स्वरूप होगा वो आपका होगा बहुब्रीहि समास। ये मुख्यतः 4 स्वरूप होते हैं। कितने स्वरूप होते हैं? 4 स्वरूप होते हैं। अव्ययी भाव समास और द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास और आपके बहुब्रीहि समास। अव्ययी भाव का कोई स्वरूप नहीं होता, इसके कोई उपभेद नहीं होते, लेकिन द्वंद्व समास का जो स्वरूप पूछा जाता है कि द्वंद्व समास का जो स्वरूप है वो 3 प्रकार से है। कितने प्रकार से है? 3 प्रकार से। तो आप बताएंगे सबसे पहला जब होगा तो होगा आपका इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व। दूसरा होगा वैकल्पिक द्वंद्व। और तीसरा जो होगा वो होगा आपका समाहार द्वंद्व। यानी जब हम द्वंद्व पढ़ेंगे तो हम इतरेतर द्वंद्व की भी चर्चा करेंगे, वैकल्पिक द्वंद्व की भी चर्चा करेंगे और समाहार द्वंद्व की भी चर्चा करेंगे। लेकिन जब तत्पुरुष की बात आएगी, तत्पुरुष की जब बात आएगी तो हम पढ़ेंगे 2 स्वरूप। पहले एक पढ़ेंगे व्यधिकरण की, व्यधिकरण तत्पुरुष की, और दूसरे स्वरूप में हम चर्चा करेंगे समानाधिकरण की। समानाधिकरण तत्पुरुष की। ये 2 स्वरूप होंगे। तत्पुरुष के यहां से 2 स्वरूप पढ़ेंगे, एक व्यधिकरण तत्पुरुष पढ़ेंगे और अगला पढ़ेंगे आपका समानाधिकरण तत्पुरुष। अब व्यधिकरण में हम पढ़ेंगे किसका अध्ययन करेंगे? कारकों का अध्ययन करेंगे। तो हमने पिछली क्लास में ही बताया है कि समास के अंतर्गत कितने कारकों का अध्ययन किया जाता है? 6 कारकों का। कर्ता को छोड़ दिया जाता है और संबोधन को छोड़ दिया जाता है, से सभी कारकों का अध्ययन व्यधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत हम कर्म तत्पुरुष की चर्चा करेंगे, इसके अंतर्गत हम कर्म तत्पुरुष की चर्चा करेंगे, इसके अंतर्गत हम संप्रदान तत्पुरुष की चर्चा करेंगे। किसकी? संप्रदान तत्पुरुष की चर्चा करेंगे। और इसके अंतर्गत किसका? अपादान तत्पुरुष की चर्चा करेंगे। अपादान के बाद यही हम चर्चा करेंगे संबंध की। और अगला जो स्वरूप होगा वो हमारा होगा अधिकरण तत्पुरुष की। कितने तत्पुरुष हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। यानी कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। तो किसको हमने छोड़ा? कर्ता को छोड़ दिया और संबोधन को। तो शेष सभी का अध्ययन व्यधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत किया जाएगा। अब जब समानाधिकरण की बात आएगी, समानाधिकरण की बात आएगी तो हम चर्चा करेंगे आपका किसका करेंगे? द्विगु का करेंगे। किसका करेंगे? द्विगु का करेंगे। द्विगु के बाद अगला जो होगा वो हमारा कर्मधारय होगा। किसकी चर्चा करेंगे? द्विगु की चर्चा करेंगे, कर्मधारय की चर्चा करेंगे। यही हम
नए तत्पुरुष समास की भी चर्चा करेंगे। किसकी? नए तत्पुरुष समास की। अगला जो स्वरूप होगा यहीं से हम अलुक तत्पुरुष को भी पढ़ेंगे, अलुक तत्पुरुष की। और अगला जो स्वरूप होगा यहां से हम पढ़ेंगे प्रादि तत्पुरुष की। प्रादि तत्पुरुष की चर्चा करेंगे और प्रादि के बाद उपपद। उपपद और कभी कभी इसे मध्यलोपी भी कहा जाता है। तो उपपद तत्पुरुष की चर्चा करेंगे और अगला जो स्वरूप होगा वो होगा मयूर संख्यादि। मयूर संख्यादि, देखिएगा इसका अध्ययन वैसे आपके हिंदी स्वरूप में नहीं मिलेगा। यहाँ से जो उपपद का जो स्वरूप होता है और जो आपका मयूर संख्यादि का जो स्वरूप होता है ये हिंदी में इसका स्वरूप नहीं मिलेगा, लेकिन द्विग का आपको मिलेगा, कर्मधारय का, नए तत्पुरुष का, अलुक तत्पुरुष का और प्रादि तत्पुरुष का, इतने का आपका स्वरूप मिलेगा। तो कभी कभी पूछा जाता है व्यधिकरण तत्पुरुष का स्वरूप कितना, क्या कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यधिकरण तत्पुरुष आप बताएंगे कितने होंगे? 6 हो जाएंगे। और समानाधिकरण कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। कितने? 8 हो जाएंगे। लेकिन हम 6 का अध्ययन आपके हिंदी भाषा में करते हैं। ठीक, टीजीटी लेवल पे जब हम जाते हैं, पीजीटी लेवल पे जाते हैं तो यहीं से एग्जाम्पल ज्यादा उठते हैं। प्राद तत्पुरुष से, उपपद या मध्यलोपी से, मयूर संख्यादि से, नए से और अलुक से। और दिग और कर्मधारय तो सामान्य है, वो तत्पुरुष के अंतर्गत ही उसको माना गया है। तो ध्यान में रखिएगा, समानाधिकरण का यह स्वरूप हुआ और ये आपका क्या हुआ? व्यधिकरण। इतने का हम अध्ययन करेंगे। चलिए अब हम किसकी चर्चा करते हैं? बहुब्री की। किसकी करेंगे? बहुब्री की। अब देखिए जब बहुब्री की बात आएगी तो बहुब्री में कौन सा पद प्रधान होगा? बताइए कौन सा पद प्रधान होगा बहुब्री में? बहुब्री में हमने बताया कि तीसरा पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? तीसरा पद प्रधान होता है बहुब्री में, या आप कह सकते हैं अन्य पद प्रधान होता है। कैसा? अन्य पद प्रधान होता है। तो यानी वो क्या होता है? बहुब्री समास कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। तो समानाधिकरण, लेकिन ये होंगे समानाधिकरण बहुब्री। क्या होंगे? समानाधिकरण बहुब्री। समानाधिकरण बहुब्री। अगला व्यधिकरण बहुब्री। पहला ये होगा, दूसरा इसी का हो जाएगा व्यधिकरण बहुब्री। तीसरा जो स्वरूप हो जाएगा वो आपका होगा तुल्ययोग। शायद नहीं दिख रहा होगा। तीसरा होगा तुल्ययोग और जो चौथा स्वरूप हो जाएगा वो आपका हो जाएगा व्यतिहार। व्यतिहार बहुब्री। तो जब कभी भी चर्चा की जाएगी तो बहुब्री समास के प्रकार कितने हो जाएंगे? आपके कितने हो जाएंगे? 4। समानाधिकरण बहुब्री, तुल्ययोग बहुब्री, ठीक, व्यधिकरण बहुब्री और अगला होगा आपका व्यतिहार बहुब्री। इस तरह से ये परंपरागत तौर पर जो समास का जो स्वरूप है उसका अध्ययन हमने किया। ठीक, तो चलिए आज हम चर्चा कर लेते हैं अब बेभाव समास की और द्वंद्व समास की, फिर करेंगे तत्पुरुष की और किसकी? बहुब्री समास की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और अच्छे से तैयार करिए इसको कि द्वंद्व समास कितने प्रकार के होते हैं, तत्पुरुष समास का स्वरूप कैसा है, व्यधिकरण के अंतर्गत कौन कौन से रखे जाते हैं, समानाधिकरण के अंतर्गत कौन कौन से रखे जाते हैं और बहुब्री के अंतर्गत कौन कौन से, या बहुब्री का कौन कौन सा आपका क्या है स्वरूप है। तो ध्यान में रखिएगा, यानी समानाधिकरण आपका था और आपका कौन सा था? तुल्ययोग था। और क्या है? फिर से लिख देते हैं थोड़ा। समानाधिकरण बहुब्री है, दूसरा व्यधिकरण बहुब्री है, तीसरा आपका हो जाएगा तुल्ययोग और अगला है व्यतिहार
बहुब्री। ठीक, तो इस तरह से ये आपके हो जाएंगे बहुब्री के स्वरूप। बहुब्री 4 स्वरूप में होते हैं। चलिए आज हम चर्चा करते हैं सबसे पहले अव्ययी भाव समास की। चलिए सबसे पहला जो समास होगा वो होगा अव्ययी भाव समास। कौन सा समास होगा बच्चे? अव्ययी भाव समास। देखिएगा, पहचानने की भी ट्रिक आप पहचानते चलिएगा। ठीक, ध्यान में रखिए, पहचानने की भी ट्रिक बहुत आसान है, बताते चलेंगे। अब देखिए अव्ययी भाव समास में हमने आपको बताया कि इसका कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। अब परिभाषा अगर आपको जानना है तो आप परिभाषा ऐसे लिख दीजिएगा कि जिस सामासिक पद का पूर्व पद अव्यय तथा दूसरा पद संज्ञा होता है। दूसरा पद क्या होता है? संज्ञा होता है। तो उसे क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास। यानी पूर्व पद क्या होगा? अव्यय होगा और दूसरा पद क्या होगा? संज्ञा। यानी इसका पूर्व पद ही क्या होता है? प्रधान होता है। चलिए जैसे एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल इसका है यथा विधि। क्या है? यथा विधि। यथा अव्यय है। यथा क्या है? अव्यय है। और विधि का जो स्वरूप होगा, विधि विधान जो होगा वो संज्ञा के स्वरूप में आएगा। अगला देखा जाए दूसरा, ये आपका होगा आजन्म होगा। क्या होगा? आजन्म होगा। और जो तीसरा होगा वो आपका क्या हो जाएगा? भरपेट हो जाएगा। क्या होगा? भरपेट होगा। और जो इसका चौथा एग्जाम्पल होगा वो आपका हो जाएगा बेकार। क्या होगा? बेकार। अब ये सब क्या है? आपके सामासिक पद हैं, ये आपके समस्त पद हैं। और इन्हीं का जो समास विग्रह होगा यथा विधि, वो किसके अनुसार होगा? विधि के अनुसार होगा। किसके अनुसार होगा? विधि के अनुसार होगा। ये समास विग्रह है। आजन्म क्या है? जीवन पर्यंत होगा। आजन्म का जो स्वरूप होगा उसका समास विग्रह जीवन पर्यंत होगा। अगला भरपेट, तो पेट भरकर। क्या होगा इसका? पेट भरकर होगा। बेकार का मतलब क्या है? बिना काम का। बिना काम का वो क्या होगा? बेकार होगा। तो इस तरह से ये आपके क्या है? पूर्व पद अव्यय वाले एग्जाम्पल हैं और दूसरा पद क्या होता है? संज्ञा। देखिएगा इसकी जो पहचान है उसको नोट में लिख लीजिएगा। पहचान है उसको आप नोट में लिखिएगा। यदि सामासिक पद का पूर्व पद उपसर्ग वाला दिखाई पड़े यदि सामासिक पद का पूर्व पद क्या उपसर्ग वाला दिखाई पड़े तो अव्ययी भाव समास होगा। तो क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। यानी उपसर्ग हमने आपको पढ़ाया ही है, उससे निर्मित, उपसर्ग से निर्मित जो भी एग्जाम्पल होंगे सारे के सारे आपके क्या होंगे? अव्ययी भाव समास के उदाहरण होंगे। दूसरा पॉइंट देखिएगा, यदि शब्द के पहले
आपका निर मिल जाता है। निर लगा हो, भर लगा हो, आ लगा हो, बा लगा हो, बे लगा हो, आधि लिखा हो, हर लगा हो, यावत लगा हो। यावत कौन कौन से हो गए देखिएगा, निर, भर, आ होगा और बा होगा, बे होगा, आधि होगा, हर होगा और आपका यथा होगा। क्या होगा? यथा हो जाए, प्रति हो जाए, प्रति, प्रति। अगर इनसे निर्मित शब्द हैं पूर्व पद अगर मिल जाए, निर, भर, आ, बा, बे मिल जाए और क्या आधि मिल जाए, हर, यावत, यथा और क्या है ये प्रति है। अगर आदि, अगर ये शब्द मिलते हैं तो जान लीजिए वो सब क्या है, अब बेभाव समास का ही उदाहरण होगा। जैसे बेकार में हमने लिखा कि नहीं, तो बेकार में बे लगा है कि नहीं, ऐसे बाकलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाकलम हो जाएगा। जैसे कहे हम बा कलम हो जाए, तो बा लगा है कि नहीं लगा है, तो अगर बा लगा है तो भी होगा, बड़ा आ से आ जन्म मिल जाए। निर हमने बताया है निर्जन, क्या है निर्जन भी होगा, जहां जनों का क्या होगा अभाव होगा, निर भी लिख जाए। भर पेट में भर लगा है, हर साल में हर लगा हुआ, यथा शक्त में यथा विध में यथा लगा है। तो अगर इनसे निर्मित शब्द हैं तो सारे के सारे आपके किसके उदाहरण होंगे? अव्ययी भाव समास के। अव्ययी भाव समास का हमेशा क्या होगा? पूर्व पद प्रधान ही होगा और उपसर्ग वाले सारे शब्द होंगे वो आपके क्या होंगे? अव्ययी भाव समास के उदाहरण होंगे। ये आपका क्या है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव अगर आपको अव्ययी भाव समास अगर पहचानने में आपको समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम और अच्छे तरीके से विधिवत तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए, हमारा जो दूसरा समास है, जो हमारा दूसरा समास है वो होगा द्वंद्व समास। जो दूसरा समास होगा वो होगा द्वंद्व समास। चलिए, अब देखिए, द्वंद्व की बात हमने आपको बताई है कि द्वंद्व वही हो सकता है जहां कितने प्रधान हो? दो प्रधान। एक प्रधान में द्वंद्व नहीं होगा, निर्विरोध जीत जाएगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब गांव में दो दो प्रधान हो जाते हैं तो वहां क्या होता है? द्वंद्व होता है। चलिए, तो आज द्वंद्व करवा ही देते हैं, द्वंद्व करवा देते हैं। तो सबसे पहला आज द्वंद्व का जो स्वरूप होगा उसकी परिभाषा, द्वंद्व समास। विशेषता जानिएगा, दोनों पद प्रधान ही होंगे और दोनों पद या तो संज्ञा होंगे या तो दोनों पद क्या हो जाते हैं? विशेषण हो जाते हैं। देखिएगा, कभी कभी कंडीशन मिलते हैं कि विशेषण भी संज्ञा भी मिलते हैं, लेकिन अधिकतर दोनों पद या तो संज्ञा ही होंगे या तो दोनों पद या तो क्या होंगे? विशेषण। दोनों पद का स्वरूप एक ही रहेगा। लेकिन अब देखिएगा, जिस समास का दोनों पद क्या हो जाए? प्रधान हो जाए, दोनों पद प्रधान हो जाए, उसे कौन सा समास कहेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे। जैसे हमने कहा, चलिए, राधा कृष्ण। क्या है? राधा कृष्ण। तो राधा भी संज्ञा है, कृष्ण भी क्या है? संज्ञा है। गुण दोष, जैसे मोहन सोहन। भाई, राधा अपने आप में प्रधान है, कृष्ण अपने आप में प्रधान है, गुण अपने आप में प्रधान है, दोष अपने आप में एक दूसरे के विलोम है। मोहन अपने आप में प्रधान है और सोहन अपने आप में प्रधान है। तो चलिए चर्चा करते हैं द्वंद्व समास की। तो द्वंद्व समास कितने प्रकार के होते हैं? अभी हमने आपको बताया कि द्वंद्व समास प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो स्वरूप होता है वो होता है इतरेतर द्वंद्व।
कौन सा द्वंद्व होगा? इतरेतर द्वंद्व होगा। अब देखिएगा, इतरेतर का स्वरूप जब तोड़ेंगे तो इतर इतर होता है, अलग अलग हो जाएगा। यानी इतरेतर द्वंद्व की अगर बात करें तो इसकी जो पहचान है कि जब सामासिक पद को अलग किया जाता है, जब सामासिक पद को अलग किया जाता है तो उनके बीच और का चिन्ह, किसका? और का चिन्ह दिखाई पड़ता है, इसलिए वहां पर इतरेतर द्वंद्व होता है। जैसे अगर देखा जाए तो आप बता सकते हैं ये गुण दोष लिखा है, क्या है? गुण दोष लिखा है, तो गुण और दोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोहन सोहन लिखा है तो ये आपका मोहन और क्या हो जाएगा? सोहन हो जाएगा। नर नारी लिखा है तो नर और नारी हो जाएगा। जैसे हमने लिखा नर नारी, क्या लिखा? नर नारी लिखा। जैसे एक शब्द हमने क्या लिखा? जलवायु लिखा। अब देखिए, जब इसका आप समास विग्रह करते हैं तो नर या नारी नहीं होगा, नर और क्या होगा? नारी। गुण या दोष हो सकता है लेकिन नर या नारी नहीं, नर और नारी होगा। ऐसे जल या वायु नहीं, जल और क्या होगा? वायु होगा, जल और वायु होगा। ऐसे जब सीताराम की बात करेगा, सीताराम की बात करेगा तो सीता या राम नहीं, क्या? सीता और राम, सीता और क्या होगा? राम होगा। तो इस तरह से जो स्वरूप होगा ये क्या होगा? इतरेतर द्वंद्व में कौन सा चिन्ह मिलेगा हमें? और मिलता है। क्या मिलता है? और दूसरा जो स्वरूप होगा हमारा वो होगा हमारा वैकल्पिक द्वंद्व। क्या होगा? वैकल्पिक द्वंद्व। अब वैकल्पिक द्वंद्व की बात करें, वैकल्पिक द्वंद्व का मतलब वैसे विकल्प हो, इसके अलावा कोई दूसरा भी कहा जा सकता हो। ठीक, तो वैकल्पिक में जब कभी भी बात करेगा तो जब सामासिक पद का विग्रह किया जाता है तो उनके बीच या और वा का स्वरूप मिलता है। किसका? या और वा का स्वरूप मिलता है। जैसे देखा जाए तो आप कह सकते हैं सत्यासत्य, सत्या सत्य और धर्मा धर्म होगा। सत्यासत्य होगा, धर्मा धर्म। ये सामासिक पद है लेकिन जब इनका विग्रह करते हैं तो आप सत्य और असत्य नहीं लिखते, सत्य या असत्य लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सत्य या असत्य लिखते हैं। और धर्मा धर्म की बात करेंगे तो धर्म या अधर्म की बात करेंगे, धर्म या अधर्म की बात करेंगे। ठीक, तो यहां पर या और वा का स्वरूप मिलेगा, वो आपका क्या हो जाएगा? वैकल्पिक द्वंद्व हो जाएगा। और जो तीसरा जो स्वरूप होगा, जो तीसरा स्वरूप होगा वो हमारा होगा समाहार द्वंद्व होगा। कौन सा द्वंद्व होगा? समाहार द्वंद्व होगा। अब जब समाहार की बात करेगा तो सामासिक पद के अलावा कोई तीसरा अर्थ हो, सामासिक पद के अलावा कोई तीसरा अर्थ जब मिलता है तो जानिएगा वो क्या होगा? आपका समाहार द्वंद्व होगा। जैसे हमने कहा कपड़ा लत्ता वगैरह, कपड़ा लत्ता वगैरह। अब इसमें और शब्द आ गए, कपड़ा लत्ता के अलावा और शब्द हो गए, सब वगैरह हमने लिख दिया। यानी आपके सामासिक पद के अलावा और भी शब्द भिन्नार्थक मिलेंगे इसमें। अगला क्या है? दाल रोटी वगैरह। क्या मिल जाएगा? दाल रोटी वगैरह। ये आपके स्वरूप हो जाएंगे। यानी इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। तो जब कभी भी बात करें द्वंद्व समास की तो द्वंद्व समास के दोनों पद क्या होंगे? प्रधान होंगे। दोनों पद क्या होंगे? प्रधान। दोनों पद या तो संज्ञा या तो सर्वनाम होंगे। और द्वंद्व कितने प्रकार के होते हैं? द्वंद्व कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के, इतरेतर, वैकल्पिक द्वंद्व और क्या होंगे? आपके समाहार द्वंद्व। चलिए हम पहचान जान लेते हैं द्वंद्व समास की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक, अच्छे से तैयारी करिए। कोई चीजें अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिए और उसको हम और अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। चलिए पहचान जान लेते हैं थोड़ा।
चलिए, पहचान। पहचान में केवल आपको इतना ही जानना है कि अगर दोनों पद एक दूसरे के विलोम हैं, यानी हिंदी में जितने भी विलोम शब्द हैं वो सारे के सारे आपके किसके होंगे? उदाहरण द्वंद्व समास के। विलोम शब्द जो होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? आपके द्वंद्व समास के उदाहरण होंगे। पहचान दूसरा जो स्वरूप होगा, कभी कभी आप देखते हैं कि पद एक रहता है लेकिन जब अलग कर, देखने से एक लगता है लेकिन जब उन्हें हम अलग कर देते हैं, जब अलग कर देते हैं तो उनका स्वरूप क्या होता है? दो स्वरूप बन जाता है। जैसे पितरों, पितरों में समाहित है। पितरों में क्या कौन कौन समाहित है? माता और क्या होगा? पिता होगा। माता और पिता। तो इस तरह से जब यहाँ लगते एक जैसे हैं कि एक है लेकिन अलग करने पर क्या हो जाते? दो हो जाते हैं, तो वो भी आपकी क्या है? पहचान है। तीसरा, जब इनके बीच योजक चिन्ह, क्या? योजक चिन्ह। अगर जान लीजिए योजक चिन्ह लगा है दो शब्दों के मध्य, तो आपका कौन सा? द्वंद्व समासी होगा। क्या होगा? द्वंद्व समासी होगा। और जो अगला स्वरूप जो होगा कि जब ही समासिक पद मिले और उनको तोड़ने पर या अलग करने पर या पहले से ही किसका? और का प्रयोग हो। किसका प्रयोग हो? और का, अथवा का, और किसका? या का प्रयोग हो। अगर इतने आपके प्रयोग मिलते हैं तो जान लीजिए वो आपका किसका उदाहरण है? द्वंद्व समास के उदाहरण है। तो आपकी पहचान कौन हो गए? विलोम शब्द, शब्द देखने में एक जैसे लगे, अलग करने पर क्या हो जाए? आपके अलग अलग हो जाए। दो शब्द दिखाई देने लगे, वो भी पितरों होगा। ठीक, योजक चिन्ह अगर लगा हो तो भी आपका कौन सा? द्वंद्व समास होगा। और अलग करने पर समासिक पद को और अथवा या का प्रयोग अगर मिल जाए तो वहां भी कौन सा समास होगा? यह आपका द्वंद्व समास होगा। तो इतने को आप अच्छे से तैयार करिएगा और अगली क्लास में हम मिलेंगे अगले समास को लेकर। अगला समास यानी तत्पुरुष समास को लेकर चर्चा करेंगे। तब तक आप परसर्ग को याद करिएगा और विभक्तियों को याद करके रखिएगा और अच्छे से हम चर्चा करेंगे। अगली क्लास में किसकी चर्चा करेंगे? तत्पुरुष समास की। तब तक के लिए धन्यवाद।